ओके, सो हमारे पास 1 आवर है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, और अगर क्वेश्चंस कम हो तो हम जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी। Phymaths 8K, yeah, thank you. ओके, मुझे लगता है कि शायद आज भी कम क्वेश्चन होंगे बिकॉज आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हम कर रहे हैं। लेट्स सी। सो थियोरेटिकल डिटेक्टिव आरके का क्वेश्चन है कि हसान इन फीमेथ स्पॉटिफाई आई एम ओनली एबल टू सी पॉडकास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 36। या वो इसलिए बिकॉज नंबर 36 जो है वो पॉडकास्ट जो है वो वहाँ से मैंने इंग्लिश में पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे। उससे पहले जो है वो क्या कहते हैं, जो पॉडकास्ट थे वो उर्दू में थे, तो आई थिंक उनको इतना कोई फ़ायदा नहीं है स्पॉटिफाई पर डालने का। और वैसे भी ज़्यादातर जो ऑडियंस है अब ऑडियंस जो है फीमेथ्स की वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो जो है पॉडकास्ट अगर देखेंगे जाके स्पॉटिफाई पे, तो उसमें अगर उर्दू वाले भी हुए, उर्दू हिंदी वाले, तो आई थिंक वो शायद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए वो नहीं डाले हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न है इसकी। गोट का क्वेश्चन है कि हाय हसान, हाउ यू नो फिलोसफी लाइक लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हाउ आई नो फिलोसफी, आई मीन थोड़ा सा मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए पता है। अगर यही क्वेश्चन था तो ये आंसर है, फिर अगर कुछ और क्वेश्चन है तो लेट मी नो। सो थियोरेटिकल डिटेक्टिव आरके का क्वेश्चन है कि हसान, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ ब्रेन। सो एक स्ट्रिंग जो होता है, उसको अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन इसमें बताओ, तो स्ट्रिंग जो है वो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। और ब्रेन्स जो होते हैं उनकी कुछ भी डिमेंशन हो सकती है, तो ब्रेन्स भी बाय द वे वन डायमेंशनल ब्रेन्स हो सकते हैं, उनको डी स्ट्रिंग्स कहते हैं वन डायमेंशनल ब्रेन्स को। उसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं कि उन पे इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह का चार्ज है। सो इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग्स जो हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो एक ख़ास फील्ड के साथ रिलेटेड होता है, जिसको कहते हैं एन एस फील्ड, या फिर एन एस फील्ड, एन एस फील्ड, या उसको कभी कभी बी फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एच फील्ड भी कहते हैं, हालांकि ये दोनों रिलेटेड हैं, एच फील्ड और बी फील्ड। फिर जो ब्रेन्स होती हैं, जो ब्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है, और जो डी ब्रेन्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर जो चार्ज होता है उनको हम कहते हैं आर चार्जेस या फिर रमाउंड रबाउंड चार्जेस, ठीक है। और वो डिपेंड करता है इस पर कि ब्रेन की जो डिमेंशन है वो क्या है, राइट। तो चार्जेस का फ़र्क है, और ब्रेन जो है वो एक ज़्यादा वो है जनरल चीज़ है। ब्रेन्स की कुछ भी डिमेंशन हो सकती है। आई मीन ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक 10 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी है, तो जो ब्रेन की डिमेंशन होगी वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ब्रेन की डिमेंशन का मतलब है कि नंबर ऑफ स्पेस डिमेंशंस। तो अगर 10 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी है तो उसमें नंबर ऑफ स्पेस डिमेंशन जो है वो 9 है। तो ब्रेन की डिमेंशन 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर 9 डायमेंशनल ब्रेन हो तो उसको स्पेस फिलिंग ब्रेन कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है, एक मिनट, वेट, ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ टाइप टू बी स्ट्रिंग थ्योरी में होता है, बिकॉज टाइप टू बी स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें और डिमेंशन के ब्रेन्स होते हैं। गोड का क्वेश्चन है कि हिज फिलॉसफी यूजलेस एज वाइनबर्ग हॉकिंग सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉकिंग का जो ओपिनियन है फिलॉसफी वो बहुत ही नाइव है,
तो मैं नहीं एग्री करता उससे। वाइनबर्ग का थोड़ा सा नुआंस्ड है, लेकिन वाइनबर्ग ने ये तो कभी नहीं कहा कि फ़िलासफ़ी जो है वो यूज़लेस है। वो क्रिटिसाइज़ करता था फ़िलासफ़र्स को, बट फ़िलासफ़र्स को क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि फ़िलासफ़ी जो है वो यूज़लेस है। तो आई डोंट थिंक कि फ़िलासफ़ी यूज़लेस है, लेकिन बहुत सारी यूज़लेस फ़िलासफ़ी लिखी जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारी फ़िलासफ़ी यूज़लेस है। आई मीन मुझे समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की कि फ्लेवर आई मीन एंड एसिम्प्टोटिक सेफ्टी, इसका क्या मतलब है? आपने एक मैसेज जो है वो डिलीट किया हो सकता है कि उसके अंदर आंसर हो। व्हाट इज़ फ्लेवर एंड एसिम्प्टोटिक सेफ्टी? सो ये दोनों बहुत डिफरेंट क्वेश्चन टर्म्स हैं। फ्लेवर जो है वो एक चार्ज है, इसको एक तरह से आप चार्ज नहीं, सॉरी चार्ज नहीं, वो कलर चार्ज है। फ्लेवर को आप इस तरह समझ लो कि इट्स अ लेबल ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल क्वार्क्स जो हैं उनके फ्लेवर्स हो सकते हैं अप डाउन, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम एंड चार्म। और इसके अलावा जो है लेप्टॉन्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो इट्स जस्ट अ लेबल, राइट? लेकिन इट्स मोर देन अ लेबल, बिकॉज फ्लेवर के साथ कभी कभी ना फ्लेवर सिमिट्रीज आती हैं। तो अगर आप डिफरेंट पार्टिकल्स को, जो डिफरेंट फ्लेवर्स डिफरेंट फ्लेवर के पार्टिकल्स हैं, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो फील्ड्स हैं, अगर आप उनको रखो एक मल्टीप्लेट के अंदर, तो ऐसा होता है कि ये जो मल्टीप्लेट होता है ये चेंज होता है एक पर्टिकुलर तरीके से अंडर अ पर्टिकुलर सिमेट्री, जिसको हम कहते हैं फ्लेवर सिमेट्री। अब एसिम्प्टोटिक सेफ्टी जो है वो एक और कॉन्सेप्ट है। एसिम्प्टोटिक सेफ्टी जो है वो ये है कि ग्रेविटेशनल थीरीज जो हैं, अगर आप उनके हाई एनर्जी लिमिट पे जाओ, यानी कि इसको कहते हैं यूवी लिमिट, तो जब आप इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हो ना, कि आपके पास एक फील्ड थ्योरी है और उसकी आप यूवी लिमिट में जा रहे हो या फिर आईआर लिमिट में जा रहे हो, राइट? तो ना इसमें ना ख़ास पॉइंट्स हो सकते हैं उस स्पेस के अंदर, सच दैट कि उस स्पेस का हर पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर लेग्रांजियन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम थियोरी स्पेस भी कहते हैं कभी कभी, राइट? तो इस थियोरी स्पेस के अंदर फिक्स्ड पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है? फिक्स्ड पॉइंट्स का मतलब है कि अगर थियोरी जो है वो अगर आपका जो फ्लो है, फ्लो का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक थ्योरी है और आप उसकी हाई एनर्जी लिमिट में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपकी थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड रिनॉर्मलाइजेशन फ्लो। वैसे वो रिनॉर्मलाइजेशन ग्रुप फ्लो जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाने को कहते हैं, लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हो। तो जो एसिम्प्टोटिक सेफ्टी है वो ये आइडिया है कि जो ग्रेविटेशनल थियरीज हैं, क्वांटम ग्रेविटी जो है उसका एक नॉन ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट है इस थियरी स्पेस के अंदर। तो ये जो आइडिया है इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक सेफ्टी। इसको इसलिए कहते हैं एसिम्प्टोटिक सेफ्टी बिकॉज इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको आर्बिट्रेरली हाई एनर्जीज पर जाना पड़ेगा क्वांटम ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने के लिए। बिकॉज अगर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, तो वो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आई थिंक ये सही तरीका नहीं है कहने का इसको। आई थिंक मैं बस ये कह सकता हूँ कि इसका एक नॉन ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट है क्वांटम ग्रेविटी का जो है। तो ये आइडिया जो है ये एसिम्प्टोटिक सेफ्टी है। सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज ग्रोमोबिटल इनवेरिएंस टू ऑफ, अगेन मैं ये आप क्वेश्चन पता नहीं कितनी दफ़ा पूछ चुके हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए होगा काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसलिए इसको डिस्क्राइब नहीं करता। लेकिन ये ओके क्वेश्चन तो ये दोनों बाय द वे रिलेटेड हैं, ग्रोमोबिटल इनवेरिएंट्स ऑफ वाफा गोपा कुमार। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर कर्व्स के इन्वेरिएंट्स होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिस के ऊपर, ठीक है? अब अगर आप पूछो कौन से कर्व्स के कौन से स्पेसिस के ऊपर और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक उसके लिए मुझे काफ़ी बैकग्राउंड देना पड़ेगा इसका। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिस जार्गन बोलूँगा उसमें से कितना समझ आएगा। तो या ओके एनीवे, सो थियोरेटिकल डिडक्टिव आर्के का क्वेश्चन है कि लाइक द चार्जेस एंड करंट्स आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कैन वी से अ सोर्स फॉर द वीक न्यूक्लियर फील्ड? सो वीक न्यूक्लियर फील्ड जो है, आप उसकी जो बात कर रहे हो, एक मिनट रुको। राइट ओके। सो वीक न्यूक्लियर फील्ड जो है आप उसकी जो बात कर रहे हो, आई थिंक वीक फोर्स की ये एक अच्छी बात है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब जो हैं वो चार्ज हैं अंडर वीक न्यूक्लियर फोर्स। पार्टिकल्स का मतलब है मैटर पार्टिकल्स। तो सारे के सारे क्वार्क्स और सारे के सारे जो लेप्टॉन्स हैं वो पार्ट लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स में। जिसका मतलब है कि वो सब के सब जो हैं वो चार्ज हैं अंडर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर आप सोर्स की बात कर रहे हो तो सोर्स का मतलब फिर यही है कि जो है अगर कोई चीज़ जो है वो चार्ज हो वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, तो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तो चार्ज्ड हैं।
राइट। अब वो चार्ज की नेचर क्या है, उसकी नेचर जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बिकॉज जिस तरह से अगर आप QCD को देखो तो QCD जो है उसका जो गेज ग्रुप है वो SU3 है, ठीक है। और आपको पता है कि SU3 के अंदर जो है वो अच्छा SU3 जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है SU3 का कलर सिमेट्री, एक होती है SU3 फ्लेवर सिमेट्री, जो कि पहले होती थी जब 3 कॉर्क्स के बारे में पता था लोगों को, लेकिन मैं SU3 कलर सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी एक SU2 कलर सिमेट्री होगी, बिकॉज SU2 क्रॉस U1 सॉरी, या इलेक्ट्रोवीक की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका चार्जेस आप लिख सकते हो, लेकिन आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की, बिकॉज जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर जस्ट चार्ज अंडर वीक न्यूक्लियर फोर्स, सो यू डोंट हैव टू कीप ट्रैक ऑफ कि कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज हैं कौन से नहीं हैं। लेकिन यह क्वेश्चन अच्छा है, ये इतना बुरा नहीं है क्वेश्चन। ओके, गो टू क्वेश्चन है कि ब्रो यू सेड ऑन शील means on shell means okay sorry on shell means p square equals m square relation is satisfied, but why some say it's when a theory having laws of motion? What's association of energy to motion? Okay, so on shell का मतलब ये होता है कि okay, ये जो आप कह रहे हो ना p square equals m square, ये दरअसल आप डिराइव कर सकते हो अगर तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइन गॉर्डन फील्ड से स्टार्ट करो जो स्केलर फील्ड थेरीज होती हैं, ठीक है। तो क्लाइन गॉर्डन फील्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है कि पार्शियल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्टिंग ऑन फाई इक्वल 0। पार्शियल स्क्वायर जो है वो दरअसल जो 4 डायमेंशनल ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है ये उसका स्क्वायर्ड है, यानी कि अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है इसका। अब अगर आप इसको सॉल्व करो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो टर्न्स आउट कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो खैर नहीं, एक इंटेग्रल with some undetermined coefficient जो कि मोमेंटम पे डिपेंड करता है, एंड दिस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर IPX, ठीक है। अब जब आप इसको इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे फाई के लिए, तो फिर होगा ये कि वो जो पार्शियल स्क्वायर है वो इस e टू द पावर IPX में पे जब एक्ट करेगा तो आपको देगा ये माइनस पी स्क्वायर्ड, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देखो अब क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को, जिसमें था पाई स्क्वायर प्लस एम सॉरी पार्शियल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब पहला वाला जो पार्शियल स्क्वायर है वो आपको माइनस पी स्क्वायर दे रहा है, और फिर प्लस एम स्क्वायर जो है वो तो साथ आ ही रहा है, वो तो एक नंबर है सिर्फ। तो अगर आपको इसको ज़ीरो करना है तो एम स्क्वायर हैज़ टू बी इक्वल टू पी स्क्वायर, अदरवाइज़ ये जो है चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, राइट। तो आप काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि ये जो एम स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर है ये रिलेटेड है इस चीज़ से कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई करनी है हमने। तो यह इस तरह से रिलेशन बनता है इनके बीच में। ओके या बट अगर आप इसकी जनरल डेफिनेशन चाहो तो या ज़्यादातर लोग जो है जब कहते हैं ना कि ऑन शेल का मतलब यही होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन के क्या कहते हैं केस में इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करना और एम स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर, और आई थिंक डिराक इक्वेशन के बारे में भी ये काइंड ऑफ ठीक है कि वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एम स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर करना और इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करना इज़ द सेम थिंग इन सम सेंस। ओके, गोट का क्वेश्चन है कि सन हैव यू वॉच्ड QFT लेक्चर्स ऑन नीमा कानी हमेद एट KITP फॉर? नो आई हैव नॉट। पुलचिंस्की से बोलिए नहीं यार, QFT के लेक्चर्स बहुत टाइम हो गया है मुझे किसी के भी देखे हुए। एनीवे लेकिन आई थिंक अगर वो नीमा कानी हमेद के हैं तो आई थिंक दे विल बी गुड। गोट का क्वेश्चन है कि बेस्ट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड फॉर CFT स्पेशली स्ट्रिंग बूटस्ट्रैप। ओके, आई रिसेंटली अटेंडेड Princeton Graduate School seminar via Princeton Physics Department. What is the best group in the? I mean, I don't know कि इसका कोई जवाब होता है इस तरह के क्वेश्चन का कि what is the best group, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है तो फिर आप उसमें पूछ सकते हो कि ओके व्हाट आर द बेस्ट ग्रुप। उसमें भी आई थिंक एक नहीं होता कि बेस्ट ग्रुप है ये और बाकी सारे जो हैं वो इससे कम है। तो या इस तरह के क्वेश्चन का एक कोई आंसर नहीं होता, और ये डिपेंड करता है इस पर कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जनरलाइज सिमेट्रीज पे काम कर रहे हो तो उसका एक बहुत अच्छा ग्रुप जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर है, ठीक है। हार्वर्ड पे कुछ लोग होंगे शायद जो काम करते हो जनरलाइज सिमेट्रीज पे, लेकिन अगर आपको उस पर काम करना है तो आई थिंक ऑक्सफोर्ड ज़्यादा बेहतर जगह है। लेकिन अगर आपको स्वाम्प लैंड पे काम करना है तो आई थिंक हार्वर्ड बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सफोर्ड,
राइट. तो ये डिपेंड करता है इस पर कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो. Okay, theoretical deductive arcing का क्वेश्चन है कि Hassan, like we have the four Maxwell equations showing the relation between electric and magnetic field and their relation to their respective sources. Do we have similar equations in electroweak theory? Yes. So आपके पास Lagrangian है electroweak theory का, ठीक है. और by the way जो modern physics है उसमें जो Lagrangian है ना उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. आप उसे डिराइव कर सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन को उतना डायरेक्टली स्टडी नहीं किया जाता है जितना Lagrangian को किया जाता है, या फिर एक्शन को, एक ही बात है, एक्शन को जिस तरह स्टडी किया जाता है. तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ मोशन है आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो एक Lagrangian में. और जब फॉर एग्जांपल जब हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी जो मैक्सवेल थ्योरी है वो अपीयर होती है, राइट, लेकिन वो एज अ Lagrangian अपीयर होती है. तो जिस तरह से मैक्सवेल इक्वेशन को Lagrangian में लिखा जा सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का Lagrangian मौजूद है. और हाँ, आप उससे डिराइव कर सकते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, कर सकते हो, लेकिन वो इतनी कोई हेल्पफुल नहीं होती. Lagrangian डायरेक्टली स्टडी करना जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है. वो इसलिए भी है क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर जो क्वांटिटीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स. और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स जो हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो रिड्यूस करने पड़ते हैं. और वो जो रूल्स हैं उनको हम फाइनमैन रूल्स कहते हैं. और फाइनमैन रूल्स जो हैं वो Lagrangian से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो. तो इसलिए Lagrangian ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. एनीवे, सो मोहम्मद खान का क्वेश्चन है कि सर आर यू प्लानिंग टू प्रोड्यूसिंग वीडियोस फॉर योर स्ट्रिंग थ्योरी प्लेलिस्ट. सो मैंने प्लेलिस्ट्स के ऊपर जो वीडियोस हैं वो उस पर मैं भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी PhD के आखिरी हो सकता है कि कुछ मंथ्स हों या फिर एक सेमेस्टर हो, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस वक्त. लेकिन ये आई डू प्लान टू प्रोड्यूस बट नॉट इन द नियर फ्यूचर. टाइम लगेगा उसके अंदर, सॉरी. ओके, गोट का क्वेश्चन है कि ब्रो आई फेल टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ लॉ ऑफ मोशन एज फार एज अ Lagrangian association with the laws of motion to Klein-Gordon is a laws of motion as far as I understand as a Lagrangian association as a law of motion to Klein-Gordon is a relativistic Schrodinger equation. It's a relativistic Schrodinger equation. That's true. When spinors step up its Dirac equation, step in its Dirac equation. Yeah, that's true. But do you know that Dirac equation जो हैं, they also satisfy Klein-Gordon equation. बिकॉज जो डिराक इक्वेशन में जो ऑपरेटर आ रहा है ना, आप उससे मिलता जुलता एक और वही ऑपरेटर ले सकते हो और उसको अप्लाई करो आप डिराक इक्वेशन के ऊपर, राइट. तो इट गिव्स यू द Klein-Gordon इक्वेशन. क्योंकि इन अ सेंस आप ये देख सकते हो कि जो डिराक इक्वेशन है, डिराक इक्वेशन इज अ बिट लाइक अ स्क्वायर रूट ऑफ द Klein-Gordon इक्वेशन. तो इसका मतलब है कि जो डिराक ऑपरेटर है उसको अगर आप 2 दफ़ा अप्लाई करो, राइट, साई के ऊपर, स्पिनर के ऊपर, तो इट सेटिस्फाइज द Klein-Gordon इक्वेशन. दैट्स वाई Klein-Gordon इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है यूजिंग जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एन इंटेग्रल ओवर द मोमेंटम और उसके साथ कोई कोएफिशिएंट रख दो एंड मल्टीप्लाइड बाई e⁻ipx, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो उस मोमेंटम डिपेंडेंट चीज़ का. तो उसी तरीके से आप डिराक इक्वेशन पे सॉल्व कर सकते हो. वो अलग बात है कि ये जो साथ में चीज़ आ रही है e⁻ipx के, वो चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है in the case of Dirac equation and in the case of Klein-Gordon equation. Okay, but what is Feynman slash notation? Feynman slash notation ये होती है कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल a म्यू या कोई और वेक्टर है, इस वेक्टर को ना आप कॉन्ट्रैक्ट करवा दो. जो डिराक इक्वेशन को जो स्टडी करने के लिए ना हमें गैमा मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं. सो गैमा मैट्रिसेस जो होते हैं ये अगेन इनके ऊपर एक वेक्टर इंडेक्स होता है. इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो गैमा मैट्रिसेस के साथ. अब ये कभी भी ऐसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ जाती हैं जब आप स्टडी करते हो डिराक इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस को. तो Feynman स्लैश नोटेशन जो है वो ये करती है कि वेक्टर लो, उसके ऊपर स्लैश मार दो और कोई इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इस स्लैश नोटेशन का मतलब है कि ये वेक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है गैमा मैट्रिक्स के साथ, ठीक है. तो ये दरअसल जो इतने ज़्यादा गैमा मैट्रिसेस अपीयर हो रहे होते हैं ना कैलकुलेशंस में, उनको ये ख़त्म कर देती है. तो ये इसका ये फ़ायदा है Feynman स्लैश नोटेशन का. ओके, सो आर D1 brains stacked on each other as stable configurations in bosonic string theory without open strings stabilizing these brains unlike brains in supersymmetry. मुझे एंड की बात समझ नहीं आई. अनलाइक ब्रेन्स इन सुपरसिमेट्री
So first of all, if you have D1 brains stacked on top of each other, okay. So D1 brains जो हैं उनके ऊपर जो charge है, I think you need supersymmetry to make them stable. But I don't think कि जो D1 brains itself हैं आप उनको stack कर सकते हो on top of each other, because I think कि वो ये जो configuration है ये stable नहीं है. ये तो आपको स्ट्रिंग्स भी चाहिए होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए. इनफैक्ट आप सुपर सिमेट्री को यूज़ करके एक बाउंड कैलकुलेट कर सकते हो. मुझे वो बाउंड इस वक्त याद नहीं है, बट ये पोल्चिंस्की की जो वॉल्यूम 2 है इसके 13 चैप्टर के अंदर वो है बाउंड. एक मिनट रुको. सो आई थिंक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप सिर्फ D1 ब्रेन्स की बात करो तो D1 ब्रेन्स अकेले जो है वो बाउंड फुलफिल नहीं कर सकते. हम एक मिनट रुको, एंड में जाकर आता है उसके 13 चैप्टर के. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ये पेज नंबर 164 है 13 चैप्टर का, और इसमें मुझे नोटेशन याद करवानी पड़ेगी अपने आप को कि क्या होती है ये. सो अगर आप मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा था स्ट्रीम करते हुए कि एफ स्ट्रिंग्स, और एफ स्ट्रिंग्स का मतलब है फंडामेंटल स्ट्रिंग्स, यानी कि सिर्फ स्ट्रिंग्स जो होते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के. और ये जो D1 ब्रेन्स है, D1 ब्रेन्स को कभी कभी ना डी स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है. तो एफ स्ट्रिंग यानी कि फंडामेंटल स्ट्रिंग और डी स्ट्रिंग, ठीक है, इनके ऊपर जो चार्जेस है ना वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. अब कितने यूनिट्स ऑफ चार्ज हैं वो फिर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उनकी जो नेचर होती है ना चार्जेस की वो डिफरेंट होती है. तो अब अगर मैं कहूँ कि एफ स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर जो एफ स्ट्रिंग वाला चार्ज है उसको मैं कह दूँ कि 1 यूनिट ऑफ चार्ज है, दैट्स इट. और जो डी स्ट्रिंग है उसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैं कह दूँ कि वो 1 यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है. अब अगर मैं कहूँ कि पी एफ स्ट्रिंग्स हैं और क्यू डी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, पी एफ स्ट्रिंग्स हैं और क्यू डी स्ट्रिंग्स हैं, तो जो बाउंड है वो ये है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, वेयर जी इज़ द कपलिंग, और होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 पाई अल्फ़ा प्राइम अगेन एक वो है. ओके, अल्फ़ा प्राइम को आप ये समझ सकते हो कि इट्स द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है. तो बाउंड ये कहता है कि दिस क्वांटिटी हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू mass of this configuration divided by L1. और L1 जो है मुझे याद कराना पड़ेगा कि L1 क्या है. L1 जो है वो लेंथ है इन स्ट्रिंग्स की, ओके. अब अगर आपके पास सिर्फ D ब्रेन्स है, अगर आपके पास सिर्फ वो है D स्ट्रिंग्स हैं जो आप कह रहे हो कि D स्ट्रिंग्स को मैं स्टैक कर सकता हूँ यानी, राइट, तो ये बाउंड जो है ये फुलफिल नहीं होता, बिकॉज इसमें P 0 होगा, Q जो है वो आई थिंक इतना सिंपल नहीं है देखना ये कि बाउंड सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन ये बाउंड सेटिस्फाई नहीं होता. अगर आपने चेक करना है तो ये पोल्चिंस्की की जो वॉल्यूम 2 इक्वेशन नंबर 13.6.3 है, ये मैं लिख देता हूँ. इक्वेशन 13.6.3 ये आप चेक कर सकते हो कि ये बाउंड जो है ये सिर्फ ये हमें ये क्या कहते हैं अलाउ नहीं करता कि सिर्फ डी स्ट्रिंग्स हो, राइट. तो आपके पास वो भी होने चाहिए फंडामेंटल स्ट्रिंग्स. ओके, अगला क्वेश्चन है थियोरेटिकल डिडक्टिव आर्के का. लाइक द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, डज चेंजिंग वीक न्यूक्लियर फील्ड प्रोड्यूसेस, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन आंसर करना, बिकॉज सो ये जो हम डिड्यूस करते हैं कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ना आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख के बता सकते हो, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेटिव होता है टाइम डेरिवेटिव, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है, राइट. तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वीक फील्ड्स जो हैं उनकी चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है. प्रॉबली हो सकती है ये, आई थिंक. वेट, सो मुझे इतना पता है कि जो वीक ओके, सो अगर आपके पास वो है आई डोंट नो कैसे स्टार्ट किया जाए इसमें. सो अब गेज ग्रुप से स्टार्ट करो SU2 क्रॉस U1, ठीक है. तो SU2 जो है उसके अंदर जो थ्री डिफरेंट किस्म के जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग 3 फील्ड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं W1, W2 एंड W3, ठीक है. W3 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, W1 और W2 ले लो.
इनको यूज़ करके ना हम दो फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं W+ एंड W-। जो आप पढ़ते हो ना W+ बोसोन और W- बोसोन, वो दरअसल यहाँ से आते हैं। अब W3 को ले लो, और फिर अभी तक मैंने U1 की बात नहीं की है, सिर्फ SU2 की बात की है। तो U1 में एक और फील्ड होती है, उसको हम कहते हैं B फील्ड, ठीक है। W3 और B फील्ड को अब यूज़ करो तो ये दो फील्ड है ना, इनकी अब लीनियर कॉम्बिनेशन दो तो अब दो फील्ड बना सकते हो इससे। इसमें से एक फील्ड जो है वो बनती है Z बोसोन, Z0 बोसोन, ठीक है। और जो दूसरी फील्ड है वो फोटोन है, ठीक है। तो फोटोन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर W3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखो इन क्या कहते हैं फील्ड्स की, तो ऐसा हो सकता है प्रॉबली कि वीक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल, बट मैंने मुझे याद नहीं है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनकी वो क्या होती है फॉर्म, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो लोग स्टडी नहीं करते डायरेक्टली, वो लेग्रांजियन स्टडी करते हैं। तो बट आई थिंक ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन आई थिंक मैं सरप्राइज दूंगा कि अगर ये ना हो, बिकॉज ये ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल होनी पड़ेंगी वगैरह वगैरह। एनीवे, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद खान का, एक मिनट। इज़ ब्रेन वर्ल्ड वॉल्यूम थ्योरी वैलिड फॉर ब्रेन्स इन बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन वर्ल्ड वॉल्यूम थ्योरी? आई मीन ब्रेन्स डू हैव अ वर्ल्ड वॉल्यूम, इसमें तो कोई शक नहीं। और आई डोंट नो कि ये आई डोंट थिंक ये कोई थ्योरी है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि ब्रेन वर्ल्ड वॉल्यूम जो है वो यूज़ करते हैं लोग। इनफैक्ट आप अगर वो लिखना चाहते हो एक्शन एक डी ब्रेन का, ज़रूरी नहीं है डी ब्रेन का, लेकिन हाँ डी ब्रेन का, चलो, तो उसके लिए जो एक्शन लिखा जाता है उसको कहते हैं DBI एक्शन, ठीक है। और DBI एक्शन जो है वो दरअसल वर्ल्ड वॉल्यूम को यूज़ करके ही लिखा जाता है। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। और ये बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में होता है जैसे कि आपने लिखा, और ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में भी होता है। DBI एक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है सुपर सिमेट्री के अंदर, लेकिन इट्स देयर। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स का क्वेश्चन है कि हैव यू रिसेंटली हर्ड इंटरव्यू ऑफ सस्किन? या आई नो ही वाज काइंड ऑफ सीन डिमोटिवेटिंग इन स्ट्रिंग थ्योरी एज वन ऑफ द फाउंडर्स। सो ओके, पहली बात तो ये कि सस्किन का ये जो इंटरव्यू जो है अभी ये जो आया है वो ज़्यादा मशहूर हो गया, लेकिन सस्किन ने पहली बार ये बातें नहीं की हैं। सस्किन ने से पहले भी ये बात की थी लॉरेंस क्राउस के पॉडकास्ट पे। एक मिनट रुको। सो सस्किन जो है आई थिंक वो जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन आई मीन ही हैज़ द राइट टू से एनीथिंग। बाय द वे, वो जो कहते हैं ना कि ही इज़ द फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, आई मीन वो जो आई थिंक वो पॉडकास्ट में भी लिखा हुआ है फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। आई थिंक फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी नहीं कहना चाहिए उसको, फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ये आई थिंक वो एक बंदा नहीं है कोई। मैंने मेरा एक वो था वीडियो ऐसे सस्किन के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि ही इज़ रिफर्ड टू एज फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, बट मैंने सिर्फ ये कहा था कि ही इज़ रिफर्ड टू एज फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। वो आई डोंट थिंक वो है। तो मैं कई सारे क्रिटिसिज्म्स देखे हैं जिसमें लोग ये कह रहे थे और द फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी हैज़ स्पोकन, देयर इज़ नो वन फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। और बाय द वे आई थिंक उससे पहले लोगों ने जो काम किया था जैसे कि नाम्बू हो गया और गैब्रियल कह रहा हूँ, गैब्रियल वेनेजियानो हो गया, राइट। इन लोगों ने जो काम है सस्किन से पहले भी किया था, तो आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं टू बी कॉल्ड फादर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। बट ये सस्किन की जो स्टेटमेंट्स हैं जो अभी इस पॉडकास्ट में आई हैं, जो कि रिसेंटली आया है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज वो पहले भी ये बातें कर चुका है, तो ये पहली बार नहीं कर रहा वो ये बातें। बट आई डोंट एग्री विद देम बिकॉज उसमें कई सारी बहुत नाइव उसने बातें की हुई हैं सस्किन ने, जिससे मैं एग्री नहीं करता। बट एनीवे, ओके, सो गोट का क्वेश्चन है कि ब्रो व्हेन वी हैव अ Lagrangian of a theory we say it has a law of motion. Okay, what law of motion has to do with Klein-Gordon rather than an approximation? What? मुझे समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो। What law of motion has to do with Klein-Gordon rather than an approximation of the Klein-Gordon? So जो law of motion का मतलब है equations of motion, right? Equations of motion, how can an equation of motion be an approximation of the Lagrangian? I mean it's derived from the Lagrangian, but it's not an approximation. वो उसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। और Klein-Gordon action, या वही बात है। गोट का क्वेश्चन है कि there is misunderstanding made by Kurt in dishonesty that Lennon is a string theory field. Yeah, I know. I don't like Kurt now. उसका काम जो है, देखो दो डिफरेंट एम्स हो सकते हैं। आपका एम तो या तो ये हो सकता है कि यू हैव टू डू एक्यूरेट साइंस पॉपुलराइजेशन, या आपका एम ये हो सकता है कि आई हैव टू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज़, ठीक है।
ये जो दूसरा वाला एम है ये एक ठीक है एक एम है, लेकिन अगर आपका ये एम है ना तो फिर आप झूठ बोलो, आपका वो पहला वाला जो है ना वो एम नहीं है। फिर आपका एम ये है कि मुझे सिर्फ क्या कहते हैं गुड लुकिंग साइंस जर्नलिज्म करना है या फिर साइंस पॉपुलराइजेशन करनी है, राइट। लेकिन वो सिर्फ लगती अच्छी हो, लेकिन उसमें बहुत सारी जो हैं वो क्या कहते हैं मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, क्योंकि आपका एम जो है वो एक्यूरेट साइंस कम्युनिकेशन करना नहीं है। अब आपका एम जो है वो व्यूज़ देना है, ठीक है। तो कर्ट जो है वो उस एरिया में जा चुका है, उसको लगता है कि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको लगता है कि व्यूज़ लेना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ही क्रैक पॉट नहीं होना चाहता। आई थिंक उसकी भी बाउंड्रीज हैं वो अपनी। तो या आई थिंक लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है उस एरिया के अंदर जहाँ पे उसको लगता है कि और क्या पहली बात तो ये कि वो ख़ुद भी कई दफ़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है स्ट्रिंग थ्योरी पे, वो और पॉडकास्ट पे जाके एक्सपर्ट की तरह बात कर रहा होता है, जो कि हिलेरियस है बाय द वे और सैड भी है उसके अलावा। दूसरी बात ये है कि उसको ये पता है कि जो इंटरनेट है वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है उन लोगों की जो कि अनइन्फॉर्म्ड है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में, लेकिन उनके ओपिनियंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो उनको पता है कि अगर वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस को पैंडर करे तो बहुत ज़्यादा उसको व्यूज़ मिल सकते हैं, और वो यही कर रहे हैं, राइट। तो या आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई डोंट एग्री विद, और आई थिंक मैंने अब इसके बारे में लिखा भी था ट्विटर पे जब वो आई थी क्या कहते हैं ये पॉडकास्ट आया था। लेकिन एनीवे कहाँ पे था मैं यार, एक मिनट रुको। ओके, Leonard didn't say होना चाहिए it he said string theory can't approach these problems now, but in future it will. That's the real story. People, yeah, I know. By the way, I disagree with Saskin on some things that he said actually. वो जो इस तरह की बातें कर रहा था कि वो रियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, अब वी डोंट नो। इट्स बहुत जल्दी है ये कहना कि रियल वर्ल्ड सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बाकी जो इतना बड़ा लैंडस्केप है स्ट्रिंग थ्योरी का वहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो है वो रियल वर्ल्ड सोल्यूशन मिल नहीं सकती है आपको। इसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन पूछे तो। इट्स स्लोली ड्यू टू इट्स ड्यू टू डिसऑनेस्टी, यस आई नो। मुझे पता है ना कि वो जो है वो डिस्टॉर्ट करता है इस तरह की चीज़ों को, और उसको पता है कि जो साउंड बाइट्स हैं जिनके ऊपर उसको व्यूज़ मिलेंगे वो कौन से वाले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल उसका जो इंटरव्यू था ना कर्ट का पेनरोज के साथ, राइट। अब बाय द वे वो इंटरव्यू जो है ना वो मेरे एक फ्रेंड ने करवाया था, मेरे एक दो फ्रेंड्स ने करवाया था, क्योंकि पेनरोज को अप्रोच करना इस तरह इंटरव्यू के लिए आसान नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्लोज़ है पेनरोज की, बिकॉज उसकी जो एडवाइज़र है वो क्लोज़ है पेनरोज के। तो उसने आपको शायद याद होगा कि कर्ट का एक और इंटरव्यू आया था एक फिजिसिस्ट के साथ, उनका नाम था इवेट फेंटिस, जिसका थंबनेल पे लिखा हुआ था कि आई थिंक इस तरह का कुछ लिखा हुआ था कि इट्स टाइम टू टेस्ट क्वांटम ग्रेविटी या टेस्टिंग क्वांटम ग्रेविटी। तो वो जो है वो मेरे फ्रेंड की एडवाइज़र है, ठीक है, और कर्ट ने उसके थ्रू अप्रोच किया था पेनरोज को। तो मेरा जो फ्रेंड था वो दरअसल कर्ट के पीछे बैठा हुआ था जब वो इंटरव्यू कर रहा था पेनरोज का, तो उसको वो भी पता है क्या कहते हैं बिहाइंड द सीन स्टोरीज। तो कर्ट जो है, अब अगर आप उसका इंटरव्यू देखो पेनरोज का, तो उसमें भी कर्ट जो है वो ऐसी बातें बुलवाने की कोशिश कर रहा है पेनरोज से जो कि आई मीन क्लिक बेटी हों थोड़ी सी, जो एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है उनका, लेकिन क्लिक बेटी हों बस। उसमें भी एक और बात थी कि वो जो उसका लास्ट क्वेश्चन था कर्ट का पेनरोज से, जो कि ये था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लेगेसी। वो क्वेश्चन बाय द वे पेनरोज ने कहा नहीं कुछ इंटरव्यू के अंदर ऐसा, लेकिन आई थिंक उसको वो पेनरोज को वो क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज उसको लगा था कि कर्ट जो है वो ये कह रहा है कि पेनरोज इज़ गोइंग टू डाई सून, समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरे फ्रेंड ने बताया था, बिकॉज उसको बिहाइंड द सीन्स पता है इस इंटरव्यू का। लेकिन एनीवे, सो गोट का क्वेश्चन है कि ब्रो एज्यूम यू हैव रेड टेक्स्ट बुक्स ऑफ रूवैली। सारी नहीं, लेकिन आई थिंक कौन सी टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लूप क्वांटम ग्रेविटी की टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो तो एक रूवैली की अपनी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई। एक है रूवैली और विडोटो की टेक्स्ट बुक, वो मैंने कुछ पढ़ी हुई है। और उसके अलावा लूप क्वांटम ग्रेविटी की अगर आप बात करो तो एक ना लिविंग रिव्यू भी है उसका रूवैली का, जो कि आई थिंक लेट 90s में लिखा था उसने।
उसके अलावा आश्तेकर का भी है एक रिव्यू, और उसके अलावा और भी लोगों के मुझे याद नहीं आ रहे। तो मैंने रवेली का रिव्यू कुछ हद तक पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा आश्तेकर का पढ़ा हुआ है। तो या ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स, जो आई थिंक मेन टेक्स्ट बुक है लोग क्वांटम ग्रेविटी की, जिसका नाम है क्वांटम ग्रेविटी, दैट्स इट, जो कि आई थिंक मुझे उसके टाइटल से बड़ा एतराज़ है, लेकिन यस यही है उसका टाइटल, वो मैंने नहीं पढ़ी हुई। और एक और बुक थी उसकी लूप क्वांटम ग्रेविटी की, वो है, उसका नाम है अ फर्स्ट कोर्स इन लूप क्वांटम ग्रेविटी, और उनके ऑथर्स का नाम है गैम्बिनी एंड पुलिन। वो मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और वो छोटी सी बुक है, इट्स नॉट इवन 200 पेजेस लॉन्ग। वो इंटरेस्टिंग बुक भी है काफ़ी, क्योंकि उसमें वो काफ़ी बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एनीवे, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन स्ट्रिंग थ्योरी इट पॉसिबल व्हाट it possibly does Lorentz invariance, and we have evidence that Lorentz invariant theories we don't। अब कहाँ से एविडेंस है? मुझे बताओ ना, कौन सा एविडेंस है कि Lorentz invariant theories जो है वो रॉन्ग है? एक्चुअली क्या कहते हैं, वेट, we have evidence that Lorentz invariant theories are wrong. No, that's simply not true. In fact, यहाँ पे लिखा हुआ था, अब आगे जो लिखा है ना, is LQG dead now officially, वो दरअसल इसलिए आप कह सकते हो बिकॉज लूप क्वांटम ग्रेविटी जो है वो वायलेशंस प्रेडिक्ट करती है लॉरेंस इनवेरिएंस की। लूप क्वांटम ग्रेविटी जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट थ्योरी तो नहीं है, उसमें वायलेशंस हैं लूप, क्या कहते हैं, लॉरेंस इनवेरिएंस की। तो अभी रिसेंट जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं उसमें दरअसल कोई वायलेशंस नहीं देखी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग कुछ कह रहे थे अभी कुछ महीने पहले कि लूप क्वांटम ग्रेविटी जो है वो डेड है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकता हूँ कि लूप क्वांटम ग्रेविटी जो है वो डेड है या नहीं। उसके डेड होने की और रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये जो लॉरेंस इनवेरिएंट वाली बात है, मैं उस कैलकुलेशन से फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इट डज प्रेडिक्ट द वायलेशंस ऑफ लॉरेंस इनवेरिएंस, ठीक है। सो व्हाट क्वेश्चन है कि हाउ कैन इट अफेक्ट लीनियर स्ट्रिंग थ्योरीज आल्सो? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर स्ट्रिंग थ्योरीज? आई मीन लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर स्ट्रिंग थ्योरीज। Theoretical detective RK का क्वेश्चन है कि Hassan, have you looked into the phenomenon of neutrino oscillations? If yes, can you explain your understanding? So I mean ये कोई okay, एक मिनट रुको। न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस जो है वो तो एक काफ़ी मेन स्ट्रीम टॉपिक है, इनफैक्ट वो तो क्लासेस में पढ़ाया जाता है अब, कोर्सेज के अंदर ये पार्ट होता है कोर्सेज का। लेकिन अगर आप कोई कटिंग एज रिसर्च की बात करें तो ये आई डोंट वर्क ऑन इट। सो न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस जो हैं आप उसको बेसिकली इस तरह समझ सकते हो कि जो न्यूट्रिनोज हैं वो अपने फ्लेवर्स चेंज करते हैं एज दे पास थ्रू स्पेस, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि एज दे पास थ्रू स्पेस एंड टाइम, ऑफ कोर्स स्पेस टाइम। तो और इसका एक फार्मूला भी है जो कि बताता है कि अगर इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डिफरेंट फ्लेवर होने की एज़ कम्पेयर टू वो फ्लेवर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस का जो बेसिक आइडिया है वो यही है बस, और अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो या आई थिंक ये बेसिक आइडिया है न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस का। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो देखते हैं कि मैं इसका आंसर कर सकता हूँ या नहीं, लेट मी नो। सो मोहम्मद खान का क्वेश्चन है कि द डिराक-बोर्नेल फील्ड एक्शन फॉर ब्रेन्स इन बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी डज नॉट हैव आर चार्ज। या ओके, सो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में आर चार्ज कहाँ से आ गया, पहले मुझे ये बताओ। बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में आर चार्ज नहीं होता, ठीक है। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रमॉन्ड, ठीक है। रमॉन्ड और एनएस सेक्टर्स कहाँ से आते हैं? वो सिर्फ तब आते हैं व्हेन यू हैव फर्मियंस, बिकॉज ये सेक्टर्स जो हैं ये डिफाइंड ही फर्मियंस की पीरियोडिसिटी से होते हैं, ठीक है। तो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में आर चार्ज नहीं होता, तो वो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। ओके, सो द एक्शन फॉर दीज ब्रेन्स ओनली कंटेन अ गेज फील्ड अलॉन्ग द NS2 फॉर्म्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें सिर्फ NS फील्ड होती है, ठीक है। NS फील्ड उसको कहते हैं हम, अब आप ये अगेन वही बात कर सकते हो कि NS फील्ड कहाँ से आ गई अगर फर्मियंस नहीं है। सो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में यू डोंट हैव टू कॉल देम NS फॉर्म्स, राइट। NS फॉर्म्स सिर्फ इसलिए उनको कहते हैं बिकॉज ये फॉर्म्स जो हैं ये उसमें भी आती हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में, और वहाँ पे ये जो फील्ड्स आती हैं वो NS सेक्टर से आती हैं, और ये सेम फील्ड्स जो हैं बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में भी आ रही होती हैं। लेकिन बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी में वो इसलिए नहीं आती बिकॉज देयर इज सम NS सेक्टर देयर, बिकॉज अगेन NS सेक्टर डजंट मेक सेंस देयर बिकॉज हमारे पास फर्मियंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो एक और रीज़न से आती हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें आर चार्ज नहीं होगा बिकॉज देयर आर नो फर्मियंस, देयर इज़ नो रमॉन्ड सेक्टर देयर, ठीक है। Okay, Veneziano is father of string theory. If it's not Nambu, Schwanz, Lenny,
वेनेजियानो, जोएल शर्क. ओके, सो आई थिंक अगर इस तरह का टाइटल देना है किसी को तो आई थिंक वेनेजियानो और नाम्बो को देना चाहिए. और आई थिंक आप ठीक है, प्रॉब्ली आप उसको उसमें डाल सकते हो लेनर्ड सस्किन को भी, लेकिन ये कहना है कि लेनर्ड सस्किन इटसेल्फ अकेला फाउंडर है स्ट्रिंग थ्योरी का, ये बात गलत है बहुत ज़्यादा. ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए. आई थिंक मुझे थोड़ा तेज़ चलना चाहिए. So मोहम्मद खान का क्वेश्चन है कि नाउ कंसिडर द एक्शन फॉर सुपरसिमेट्रिक ब्रेन्स कंटेनिंग द आर चार्ज एज वेल, चर्न साइमन्स टर्म. कैन दिस आर चार्ज बी एलिमिनेटेड इन एनी केस? वेल यस यू कैन. वेट, अगर आर चार्ज ज़ीरो तो आई थिंक वो एलिमिनेट कर सकते हो, वरना तो आप नहीं कर सकते. इनफैक्ट आप जो बात कर रहे हो कि ब्रेन्स का जो एक्शन होता है उसमें एक एन एस पीस होता है और एक रमोंड पीस होता है, ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये कोई वो नहीं है. ये एक्शन जो है ये कोई वो एक्शन नहीं है जो कि तमाम ब्रेन्स के लिए हमेशा ठीक होगा. इनफैक्ट ब्रेन्स के लिए एक और तरह की टर्म्स होती हैं जो कि आप डाल सकते हो एक्शन के अंदर, और वो टर्म्स जो हैं दे आर नाइट मेरिश. आई मीन वो आपको नाइट मेयर्स देंगी, बहुत बुरी टर्म्स होती हैं. उनको कहते हैं कर्वेचर कपलिंग्स. और कर्वेचर कपलिंग्स जो हैं वो दरअसल ब्रेन की कर्वेचर पर डिपेंड करती हैं, एंड दे आर हॉरिफिक. इनफैक्ट हमारे पास कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कि तमाम कर्वेचर कपलिंग्स जो है वो हमें बता दे ब्रेन्स की. तो यू हैव टू कैलकुलेट दैम. इनफैक्ट ब्रेन्स को भी फारिग कराओ, अभी छह साइड पे करो ब्रेन्स को. आप सिर्फ स्ट्रिंग्स की बात कर लो. स्ट्रिंग्स जो हैं उनका जो एक्शन होता है वो भी हमारे पास सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट एक्शन है, बिकॉज हमारे पास हम एज्यूम करते हैं कि कर्वेचर्स जो हैं वो कम हैं और जो कपलिंग है स्ट्रिंग्स की, खैर कपलिंग की यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं स्पेस टाइम एक्शन की बात कर रहा हूँ. तो कर्वेचर्स जो हैं वो छोटे हैं, बट अगर कर्वेचर्स छोटे ना हो तो फिर एक्शन में और टर्म्स आती हैं, इनको कहते हैं अल्फा प्राइम करेक्शंस. वो भी हमारे पास नहीं है, राइट. लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं बट वो आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. तो आपने पूछा था कि आर टर्म एलिमिनेट करना, आई थिंक वो तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप एज्यूम करो कि देयर इज़ नो आर चार्ज ऑन द ब्रेन, बट आई थिंक वो क्यों करना है आपने. हाँ ओके, गोट का क्वेश्चन है कि नॉट क्रिटिकिंग जे मंगल, ही वांट टू मेक हिज वीडियोस फेमस बट ही डजंट सीम बहुत सेफली, बट इन दैट इंटरव्यू ही वेंट फार एंड डार्क. ओह आई थिंक वेल उसकी इंटरव्यू वीडियोस जो हैं वो उससे ज़्यादा बुरी भी मैंने देखी हैं. आई मीन अगेन उसकी, मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, उसकी बाउंड्रीज हैं. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्रैकपॉट है, ऐसा नहीं है, राइट. बट उस लेनर्ड सस्किन वाली वीडियो जो है आई थिंक वो उस वीडियो ने थोड़ा सा हर्ट किया, लेकिन आई थिंक वो वीडियो जो है इट्स नॉट हिज वर्स्ट वीडियो, मैं ये कह सकता हूँ. आई थिंक उसकी और भी अजीब टॉपिक्स पे वीडियोस हैं विच आर फार वर्स. इनफैक्ट आई थिंक मुझे उसको लेकर आता है ना, क्या कहते हैं, एडवर्ड फ्रैंकल को स्ट्रिंग थ्योरी पे बात करने के लिए. आई थिंक वो मुझे ज़्यादा इन्फ्यूरिएटिंग लगती है मुझे एज़ कम्पेयर टू सस्किन. टिप्स एंड ट्रिक्स का क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर टिप्स टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल एंड इट्स ग्रोथ. यार आई मीन कम ऑन. सो मैंने ऑन एंड ऑफ काम किया यूट्यूब पे. मैंने कोई ऐसा नहीं है कि उसको फुल टाइम की तरह देखा है. अगर मैं सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप अगर आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया ना यूट्यूब चैनल, तो आई थिंक जस्ट स्टार्टेड. आप वो जो मेरा एक फ्रेंड है वो काफ़ी टाइम से कह रहा है कि मैंने पॉडकास्ट शुरू करना है. मैं 3 साल हो गए हैं, बल्कि शायद 4 साल के मैंने पॉडकास्ट शुरू करना है. और वो इस तरह करना चाहता है कि मैं सब कुछ परफेक्टली पहले जो है वो अरेंज कर लूँ, और जो पहली एपिसोड है वहाँ से परफेक्शन आए सिर्फ. मैं उसको हमेशा कहता हूँ ये नहीं होगा कभी भी. तुम स्टार्ट कर लो, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर करो. और बाय द वे ये एडवाइस जो है ये मैं नहीं दे रहा, ये एडवाइस जो है ये फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट भी देता है, जो कि ही इज़ द बिगेस्ट यूट्यूबर, राइट. कि तुम स्टार्ट करो और फिर हर वीडियो में एक चीज़ इंप्रूव करते जाओ. ज़रूरी नहीं हर वीडियो में करो हर एक चीज़ इंप्रूव, लेकिन वीडियो बाय वीडियो जो है तुम चीज़ें इंप्रूव करो, राइट. सो फॉर एग्जांपल तुम अगर आप स्टार्ट कर रहे हो वीडियो, तो आप मोबाइल के कैमरा से स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, साउंड भी प्रॉब्ली अच्छा नहीं होगा. अगली वीडियो में थोड़ी सी साउंड बेहतर कर लो, अगली वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग सीख लो, राइट. तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डेवलप होती हैं. फर्स्ट वीडियो में आप जो है वो मुश्किल है कि आप अनलेस कि यू आर आपके पास एक पूरा स्टूडियो है जो कि हर चीज़ को परफेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ आपकी फर्स्ट वीडियो जो है वो अच्छी नहीं होगी. तो जस्ट स्टार्ट, ठीक है. दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो ये ना करना कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया 3 महीने या चलो साल लगाया इस पर, और आपको कि यार इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ. अगर आप चाहते हो इसको लॉन्ग टर्म करना, तो आप समझोगे ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है. कुछ लोगों की बाय द वे बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है, वो नॉर्मलीज़ हैं, होते हैं ऐसे. लेकिन ज़्यादातर जो चैनल्स हैं वो ऐसे नहीं होते. इनफैक्ट आप इस पे स्टैट्स देख सकते हो
कि एक दिन में कितने यूट्यूब चैनल्स शुरू होते हैं दुनिया के अंदर, और कितने यूट्यूब चैनल जो हैं वो या तो बंद होते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज यही है कि ज़्यादातर लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं चैनल्स, लेकिन उनमें सब्र नहीं होता, तो वो छोड़ देते हैं फिर। और आई थिंक इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, तो हार्ड वर्क जो है वो हर एक से नहीं होता इसके लिए। तो इसमें पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और वो कहते हैं ना गो गेटर्स एटीट्यूड चाहिए, कि वो सोचते ना रहो कि ये करना है, बस कर दो एक बार। अगर आप इसको क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म में फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, तो आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा अपलोड स्केड्यूल देखो, इट्स वेरी शेकी, बिकॉज ये मेरा वो नहीं है फुल टाइम, मेरा करियर नहीं है यूट्यूब। अगर फुल टाइम होता तो आई थिंक मेरा अपलोड स्केड्यूल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। प्रॉब्ली हर वीडियो हर मंथ में 2 एटलीस्ट, या फिर प्रॉब्ली हर वीक में वीडियो आ रही होती, राइट। तो अगर आप फुल टाइम सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो आई थिंक एक और चीज़ भी, जैसे कि मैंने कहा कि अपलोड स्केड्यूल बेहतर रखो। लेकिन अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ करना चाहते हो, फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो, तो मैं ये कह सकता हूँ। ओके ब्रो, कैन यू बाय द वे नेवर बाय बॉटेड सब्सक्राइबर्स। बहुत सारे लोग ना ख़रीद लेते हैं बॉट सब्सक्राइबर्स, नेवर डू दैट। बिकॉज पहली बात तो ये कि अगर आप भी करोगे तो यूट्यूब आपको चैनल बैन भी कर सकता है, लेकिन अगर वो ना भी करे बैन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज लोग समझ जाएंगे कि आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सारे के सारे बॉटेड हैं, बिकॉज आपकी इंगेजमेंट जो है वो मैच नहीं कर रही आपके सब्सक्राइबर्स से। तो नेवर डू दैट। कई सारे लोग जो हैं वो इम्पेशेंट हो गए ये भी करते हैं। खैर इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। गोट का क्वेश्चन है कि ब्रो कैन यू से हाउ एम्पलीट्यूड हेड्रॉन्स एक्सक्लूड रिनॉर्मलाइजेशन ग्रुप सिंस renormalization is inbuilt in amplitude-hadron. Well, first of all, amplitude-hadron जो है वो सिर्फ CFTs की बात तो नहीं करता, वो QFTs की अप्रोच के लिए है। लेकिन I don't know enough about amplitude-hadrons to answer your question, so I'm sorry. Okay, so growth का क्वेश्चन है कि I think I know the idea of amplitude-hadrons, but I think आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो बहुत स्पेसिफिक है, तो yeah, I don't think कि मैं इसका अच्छा आंसर कर सकता हूँ, तो I'm sorry. So bro, Goat का question है कि bro, I'm going university next year. Okay, that's good. Is it possible to upload lectures of classical physics to QFT to YouTube by myself along with my studies? Yeah, sure, do it. बहुत सारे लोग करते हैं ये, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। But I think इसमें एक और चीज़ है कि एक और चीज़ ये है कि ना आप अगर okay, मैं बस एक सेंटेंस कहूँगा, वो ये है कि learn yourself well before मेकिंग दिस लेक्चर्स, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं ये आपके लिए सही है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो ये भी करते हैं कि उनको ना टीच करने का बहुत शौक होता है, लर्न करने का शौक नहीं होता। तो बस मैं ये कहूँगा कि ना ये इंश्योर करना कि यू लर्न योर सेल्फ द मटीरियल बिफोर अपलोडिंग इट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डू स्ट्रिंग थ्योरी स्टडी LQG2? नॉट रियली, नो नॉट रियली। टाइम नहीं होता यार, ये बहुत क्या कहते हैं बिजी लोग होते हैं, ये जो एकेडमिक्स होते हैं, तो वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली जाके डिबेट करनी है LQG वर्सेस स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर, जो कि आई डोंट थिंक ऐसे कुछ लोग हैं, तो आई थिंक उनको फिर पता होना चाहिए LQG का। अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ एक चीज़ का पता है, दूसरी चीज़ का पता ही नहीं है, तो ये कंपेरिजन बहुत ही अनफेयर है फिर। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स का क्वेश्चन है कि कैन यू नेम टॉप 5 एरियाज ऑफ करंट रिसर्च इन थियोरेटिकल फिजिक्स? आई डोंट थिंक ऐसी कोई लिस्ट है कि दीज आर द टॉप 5, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, होलोग्राफी बहुत ऊपर है। होलोग्राफी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। लेकिन होलोग्राफी जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर सब फील्ड्स आती हैं, लेकिन मैं आपको बस एक जनरल फील्ड बता रहा हूँ। होलोग्राफी इज़ अप देयर। उसके बाद ब्लैक होल्स, हालांकि ब्लैक होल्स कुछ हद तक रिलेटेड है होलोग्राफी से, द ब्लैक होल्स। फिर आई थिंक जनरलाइज सिमेट्रीज जो हैं वो काफ़ी वो हैं पॉपुलर हैं। ये 3 हो गई। उसके अलावा स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस, आई थिंक वो तो काफ़ी पुरानी फील्ड है, लेकिन या इट्स काइंड ऑफ हॉट। 5वीं क्या हो सकती है? आई डोंट थिंक 5वीं मेरे को जहन में आ रही है इस वक्त कोई बड़ी फील्ड जो कि काफ़ी हॉट हो। या आई थिंक ये 4 ही मैं कहूँगा सिर्फ अभी। 5वीं को जहन में आई तो मैं दोबारा बाद में बोल दूँगा। सो थियोरेटिकल इंडक्टिव आर्के का क्वेश्चन है कि हसान, इज़ देयर एनी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रिगार्डिंग द मास ऑफ न्यूट्रिनोज? या आई मीन ओके, बाय द वे मैं न्यूट्रिनो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मास ऑफ न्यूट्रिनोज जो है इट्स एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम। आई थिंक ओके, मुझे याद करने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी कहीं। एक प्रॉब्लम जो है बड़ी पुरानी न्यूट्रिनोज के बारे में, वो ये है कि व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ मैसेस। ठीक है, हमें ये पता है कि न्यूट्रिनोज जो हैं दे आर नॉट मैसलेस,
ठीक है, बिकॉज दे ऑसिलेट. बट इफ़ दे आर नॉट massless, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सा न्यूट्रिनो ज़्यादा भारी है और हायरार्की क्या है, सबसे हल्का कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा है और उसके ऊपर कौन सा है. ठीक है. अब मैंने जो पहले प्रोबेबिलिटी के फार्मूला की बात की थी ना, कि देयर इज़ अ फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस, वो फार्मूला जो है वो दरअसल डिपेंड करता है डिफरेंसेस ऑफ मैसेस के ऊपर. ठीक है. तो अगर आप वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो और फिर उसको मेजर करो जाके, तो आप काइंड ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मैसेस जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो. बट द थिंग इज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस ऑफ मैसेस स्क्वायर. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो कि अगर ये बात सही हो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो सबसे हल्का है और उसके बाद म्यून न्यूट्रिनो है. ठीक है. तो सब मैं आर्बिट्ररी नंबर्स असाइन करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है, सपोज करो उसका जो मैस है वो है 1 किसी भी यूनिट्स के अंदर. ठीक है. और जो म्यून न्यूट्रिनो है उसका मैस है 3 किसी भी उस सेम यूनिट्स के अंदर. तो आप देखो कि 1 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर सेम है. ठीक है. बिकॉज जो माइनस साइन आएगा इट डजंट मैटर बिकॉज आप स्क्वायर ले रहे हो. तो यू डोंट नो कि प्रोबेबिलिटी को मेजर करने से सिर्फ आप ये नहीं बता सकते कि ये जो यहाँ पे आ रहा है ये दरअसल 1 - 3 है या 3 - 1 है, बिकॉज वो स्क्वायर हुआ है. तो यू नेवर नो कि कौन सा न्यूट्रिनो भारी है. आप सिर्फ ये बता सकते हो कि ओके एक न्यूट्रिनो जो है उसका मैस 3 है और 1 है, लेकिन आप ये नहीं बता सकोगे कि कौन सा न्यूट्रिनो जो है वो 3 है और कौन 3 मैस यूनिट्स रखता है और कौन सा 1 रखता है. तो ये एक प्रॉब्लम है न्यूट्रिनोस के अंदर. इसको कहते हैं मैस हायरार्की. अब मुझे नहीं पता कि ये वाली प्रॉब्लम जो है ये उन्होंने सॉल्व की है या नहीं. मुझे इतना पता है कि चाइना में एक डिटेक्टर बन रहा है काफ़ी टाइम से, उसका नाम है जूनो, और उसका वन ऑफ द मेजर एम्स जो है जूनो का वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि व्हाट इज़ द मैस हायरार्की ऑफ न्यूट्रिनोस. बट मुझे नहीं पता कि इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है इस वक्त. हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, मुझे पता नहीं है. मुझे याद है कि जब मैं ICDP में था 2019 में, उस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. उस वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि मैंने आई थिंक वहाँ पे सुना था इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी, लेकिन आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बट आई एम नॉट श्योर. ओके. सो गोट का क्वेश्चन है कि रिजल्ट्स ऑफ चाइना बट इन have heard or well explained Lorentz variance with Lie groups and rotational groups CDC. Can you explain the same method to me, the relation of groups to Lorentz variance? I mean, ये काफ़ी वेग है कहना कि रिलेशन ऑफ ग्रुप्स टू लॉरेंस इनवेरियंस, बट मैं ये कह सकता हूँ कि लॉरेंस इनवेरियंस जो है, व्हाट इज़ लॉरेंस इनवेरियंस? लॉरेंस इनवेरियंस इज इनवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉज या फिर कोवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉज अंडर लॉरेंस ग्रुप. और लॉरेंस ग्रुप जो है इट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप. अगर आपके पास 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है तो जो लॉरेंस ग्रुप है इट्स SO13, जो कि एक क्या कहते हैं ग्रुप है, राइट. तो इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन लॉरेंस ग्रुप्स एंड बिटवीन ग्रुप्स एंड लॉरेंस इनवेरियंस. बट और किस सेंस में आप कह रहे हो, आई डोंट नो. सो गोट का क्वेश्चन है कि ब्रो, आई रिसेंटली रेड क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम प्रिंसटन, व्हाई इट सेड potential is real and field is an idea, then what happens to field in QFT? So ये questions ये जो लिखा हुआ है वॉल्ड ने, ये एक ओपिनियन है about the ontology of fields. ठीक है. I don't think सारे लोग इसे एग्री करेंगे. ये एक ओपिनियन है about the ontology of fields. ontology of fields का मतलब है कि fields का status क्या है about being real, क्या वो real हैं या नहीं है. In fact, I think कि potential probably जो है उसके बारे में भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं कि पोटेंशियल जो है इट्स नॉट रियल. और उसकी रीज़न ये है कि पोटेंशियल जो है यानी कि एक फील्ड कन्फिगरेशन जो है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, यू कैन मेजर इलेक्ट्रिकल फील्ड, यू कैन मेजर मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन नेवर मेजर अ पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो एक गिवन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिक नहीं होता. हमें पता है कि एक गिवन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कई सारे पोटेंशियल जो हैं वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. और वो क्यों है, वो है इसलिए है बिकॉज ऑफ गेज इनवेरियंस. तो मेरा अपना ओपिनियन आई थिंक इसके ज़्यादा करीब होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो ज़्यादा रियल हैं, बट जो पोटेंशियल है दैट्स नॉट रियल. तो अगर यही लिखा हुआ वर्ल्ड ने जो आपने लिखा तो मैं इसे एग्री नहीं करूँगा. बट अगेन जो आप कह रहे हो इट्स अ पर्टिकुलर ओपिनियन ऑन द ओंटोलॉजी ऑफ फील्ड्स, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक ही ओपिनियन है फिजिक्स में या फिर फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स के अंदर. ओके. सो टिप्स एंड ट्रिक्स का क्वेश्चन है कि नॉर्मल डे हाउ लॉन्ग डज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट वर्क. आई थिंक वो एक क्राइटेरियन है कि एटलीस्ट 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए
कुछ लोग उससे भी ज़्यादा करते हैं. आई थिंक वो ब्रायन ग्रीन का एक कोट है कि वो ही यूज टू वर्क 12 hours a day actually. या बट आई थिंक एटलीस्ट 70 hours a week आपको काम करना चाहिए. बट अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो हों वो इससे कम काम करके ज़्यादा अचीव या ज़्यादा प्रोडक्टिव हों. तो अगेन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट अगर आप एक रूल ऑफ थंब देना चाहते हो तो इट्स जस्ट एटलीस्ट 70 hours per week. ओके, जिसका मतलब है कि 10 hours per day. इवन वीकेंड्स को मिला के अगर आप वीकेंड्स को निकाल रहे हो देन इट्स like 14 hours per day. Okay. In a normal day, okay. Go to a question like, bro, when we make observation, the wave function collapses into a particle, then what is the point of view of particle physics since we rely on... नहीं समझ आई क्वेश्चन की. पहले आपने जो दो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या रिलेशन है. आपने पहले कहा कि जब when you do an observation, the wave function collapses. That's true. But what is the point of view of particle physics since we rely on scattering amplitudes? I mean, okay, are they waves? Okay, आगे भी लिखा हुआ है. Are they waves or particles? एक minute. Even Lisa Randall got in war with Ravelli. War में तो नहीं होगा, of course. For saying fundamental particles are in fact particles rather than waves, or it only forms when we make observation. It's haunting me. Okay. अब ये जो क्वेश्चन है ये अगेन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही आंसर है. बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है फेवरेट क्वांटम फील्ड थ्योरी की, क्वांटम फील्ड थ्योरी की या क्वांटम मैकेनिक्स की. तो अगर आप समझते हो कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक है, तो फिर लिसा रेंडल जो है वो ठीक है. लेकिन अगर आप समझते हो कि समथिंग लाइक बोहमियन मैकेनिक्स जो है वो ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, लेकिन सपोज करोगे अगर आपका ये स्टांस है, तो फिर देयर आर बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑन्टोलॉजी. ठीक है, तो इस पे वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ये चीज़ें जो हैं दे आर मोर अबाउट फिलोसॉफिकल स्टांसेस. या तो मैं इस पे ये कहूँगा बस. अब मुझे नहीं पता कि लिसा रेंडल की क्या फेवरेट इंटरप्रिटेशन है, बट अगर आई हैव टू प्लेस अ बेट तो मैं कहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम इंटरप्रिटेशन है जो कि मुझे पसंद नहीं है, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, वही है. और कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के साथ ये कंसिस्टेंट है कहना कि दे आर पार्टिकल्स बट दे कोलैप्स टू अ पर्टिकुलर वेव फंक्शन व्हेन वी ऑब्जर्व देम. तो ये वही वाली बात है जो कि उसके अंदर होती है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के अंदर. Honest opinion of string theory video of J. Mangal after I watched it, I could really understand simple string theory of Witt and Schwartz. Both all volumes. I went through all chapters too. Why is it? Kya? After I watched it, I could really understand superstring theory of Witt and Schwartz. Both all. Yeah, I would say that's a lie. Whether or not you like it. आप कर्ट की एक वीडियो देख के ग्रीन शॉर्ट्स बटन जो है, अगर आप वो अब पढ़ सकते हो तो मैं कहूँगा कि आप वो पहले भी पढ़ सकते थे. ऐसा नहीं है कि कर्ट की वीडियो ने कुछ चीज़ें समझा दी होंगी आपको उसने शायद, ओके, बट ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें समझा देगा आपको. आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये बात बहुत ज़रूरी है. ये आई थिंक ये फाइनमैन से मैंने सीखा था. आई मीन ऑफ कोर्स डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उसको उसकी वीडियोस फॉलो करके और बुक्स फॉलो करके कि नोइंग नेम्स ऑफ थिंग्स डजंट मीन कि यू अंडरस्टैंड द टर्म्स. आई मीन कर्ट की जो वीडियो है, आई थिंक आप उसी वीडियो की बात कर रहे हो जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा था आइसबर्ग ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी. उसमें ठीक है, उसने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप वो वीडियो देख के स्ट्रिंग थ्योरी की बुक पढ़ सकते हो. अगर आप पढ़ सकते हो स्ट्रिंग थ्योरी की बुक तो आप वो वीडियो देखने से पहले भी पढ़ सकते थे. ठीक है, आप में पहले ही वो एबिलिटी थी, वो आपने डिस्कवर बाद में किया फिर. ठीक है, लेकिन वो वीडियो इटसेल्फ कोई ऐसी मैजिकल वीडियो नहीं है कि वो वीडियो जो है आपको सारी स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो बुक पढ़ा देगी. एनीवे, सो थ्योरेटिकल डिडक्टिव आर्की का क्वेश्चन है कि हसन आई सी स्टूडेंट्स फियरिंग, यार एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, टू गो टू PhD थिंकिंग दे वोंट बी एबल टू डिस्कवर एनीथिंग ड्यूरिंग द रिसर्च. या आई अंडरस्टैंड, ये एक फियर जो है ये इरेशनल नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम and a lot of determination और patience to do research. अगर उनके जहन में ये है कि they have to do something ground breaking in their PhD, तो I think वो फिर उनको गलत बताया गया. ऐसा ज़रूरी नहीं होता. कई सारे लोग जो हैं वो अपने पूरे करियर में कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कर पाते. I mean these discoveries are rare.
अगर सब लोग ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करने लग जाए तो फिर द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग लूजेज इट्स सेंस, राइट? बट आप अगर कुछ भी छोटा सा रिजल्ट भी दे सकते हो, राइट, जो कि नया है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड कॉन्ट्रीब्यूशन. तो आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ अगर उनके जहन में ये है तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए. ओके, आई थिंक हमारा वैसे वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ जितने रह गए हैं. Theoretical डिडक्टिव आर्के का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन PhD academic rules related to the end result expected by the academia from a student doing PhD. मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की वैसे. आई मीन आई डोंट थिंक आप कौन से रूल, आई डोंट नो कि आप कौन से रूल्स की बात कर रहे हो. आई मीन कुछ पर्टिकुलर लैंडमार्क्स होते हैं जो कि आपको अचीव करने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर PhD टू गेट योर PhD. क्या आप उनकी बात कर रहे हो, किसी और चीज़ की बात कर रहे हो? Tips and tricks का क्वेश्चन है कि how does new president impact the injuries? I don't know. I mean, I don't want to talk about it. I mean, it's very depressing. I don't think कि वो रिसर्च में डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा, लेकिन आई थिंक वो इस तरह से इंटरफेयर कर सकता है कि वो कई सारे लोग जो US के अंदर हैं, जो कि US सिटीजन्स नहीं हैं, अगर वो उनको बाहर निकाल दे तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनडायरेक्टली रिसर्च के ऊपर, राइट? बट आई डोंट थिंक वो ये कह सकता है कि तुम ये रिसर्च करो, ये ना करो, ये नहीं कर सकता वो. I mean, but you never know. You never know with Trump. He's unpredictable. He's unpredictable. तो वो कुछ भी कर सकता है. But I think अगर वो ऐसे करने की कोशिश करेगा तो वो इतना आसान नहीं है करना. Okay. So go to a question again, bro. The war done by Lisa Randall versus Rovelli is both respective physicists, not me. Check out. यार, okay. ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको, मुझे समझ नहीं आ रही. They are both respective physicists. What does that mean? कि you can't disagree with them? कि ये मतलब है उसका. दूसरी बात ये है कि none of them, okay, Rovelli I think ज़्यादा क्लोज है इसमें, लेकिन लीसा रैंडल इज़ नॉट अ फिलोसफर ऑफ साइंस. तो अगर तो वो इस पर झगड़ रही हैं कि ये कोई एक इसका आंसर है कि देयर हैव टू बी पार्टिकल्स, तो फिर मैं कहूँगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड फिलोसफी ऑफ साइंस मोर, राइट? बिकॉज मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल फिजिसिस्ट जो हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं, दे आर वेरी इग्नोरेंट व्हेन इट कम्स टू फिलोसफी ऑफ फिजिक्स, ठीक है? और इसमें जो पास्ट नाम्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फाइनमैन और हॉकिंग, इतने बड़े बड़े नेम्स हैं, राइट? तो ये जो नेम्स हैं ये भी बहुत इग्नोरेंट थे फिलोसफी ऑफ फिजिक्स के ऊपर. तो जो आज के बड़े नेम्स हैं वो भी हो सकते हैं इग्नोरेंट. और दूसरी बात ये है कि आई डोंट केयर कि वो कितने बड़े फिजिसिस्ट हैं, यू कैन स्टिल डिसएग्री विद देम, ठीक है? वो क्योंकि वो इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. ओके, और वो बिल्कुल हुई होगी लड़ाई, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं हुई होगी बिल्कुल, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, गोट का क्वेश्चन है कि इज़ योर वीज़ा इन ट्रबल सिंस ट्रम्प केम अगेन सिंस यू आर अ पाकिस्तानी, ट्रम्प एज अ मुस्लिम? या आई डोंट थिंक कि वो दोबारा ये करेगा. या आई डोंट नो कि क्या होता है. मेरा वीज़ा वैसे एक्सपायर हो रहा है इस नवंबर में, लेकिन यू कैन स्टे हियर ऑन योर I-20 एक फॉर्म होता है यहाँ पे. तो आई डोंट नो कि वो कुछ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यू नेवर नो विद ट्रम्प. वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है. एनीवे, आई थिंक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो लेट्स रैप इट अप. और आई थिंक अगली बार हम स्ट्रीम करेंगे 24 नवंबर को. ओके, व्हाट आर दोस पार्टिकल फिजिसिस्ट एमिनेंट एज फिलोसफर्स ऑफ साइंस? क्या, मुझे समझ नहीं है कि क्या मतलब है उसका. आई मीन एमिनेंट का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं है. दूसरी बात ये है कि यू कैन बी अ पार्टिकल फिजिसिस्ट, बट उसका मतलब सिर्फ ये है कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक्स दैट आर एड्रेस्ड बाय पार्टिकल फिजिसिस्ट्स. ये जो ऑन्टोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ट्रेंड नहीं होते पार्टिकल फिजिसिस्ट अनलेस कि वो खुद अपने आप को ट्रेन कर लें, ठीक है? जो फिलोसफर्स ऑफ साइंस हैं वो ज़्यादा डीपली सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, और कई सारी नुआंसेस हैं जो कि फिलोसफर्स ऑफ साइंस को पता होती हैं जो कि पार्टिकल फिजिसिस्ट को नहीं पता होती. दैट्स ट्रू. हालांकि मैं खुद पार्टिकल फिजिसिस्ट हूँ, मैं खुद हाई एनर्जी फिजिसिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है. तो आपने अगर अपने आप को खुद एजुकेट कर लिया है इस तरह के इशूज़ के ऊपर, तब आप आई थिंक ज़्यादा नुआंस डिस्कशन कर सकते हो इस पर. अदरवाइज़ आपकी डिस्कशन के अंदर दिख जाएगा कि आपके अंदर आप इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जो अवेयरनेस है वो बड़ी कम है. एनीवे, तो आई थिंक अगली बार हम स्ट्रीम करेंगे 24 नवंबर को, अगर कोई और चीज़ ना आ गई बीच में तो लेट्स सी. तो लेट्स स्टॉप द स्ट्रीम. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक ऐसी कोई लिस्ट है
कि हु इज़ द बेस्ट फिजिसिस्ट आफ्टर फाइनमैन. इन मेरे ओपिनियन में आई थिंक फाइनमैन और वाइनबर्ग जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं. तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दी हैं, हॉकिंग और फाइनमैन की. मैंने ये नहीं कहा कि दे आर द बेस्ट वंस, बट दे आर बेस्ट अमंग द बेस्ट वंस, राइट. और आई डोंट थिंक ऐसी कोई लिस्ट है कि हु इज़ द बेस्ट फिजिसिस्ट आफ्टर फाइनमैन. नो, आई थिंक यू कैन मेक द केस कि इवन विटन जो है वो काफ़ी बड़ा है इन सम थिंग्स. लेकिन अगेन ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि हु इज़ द बेस्ट फिजिसिस्ट आफ्टर फाइनमैन, राइट. एनीवे, चलो फिर मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ. 24 नवंबर को मिलते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.